नमस्कार फ्रेंड्स, पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक रिसर्च पेपर के अनुसार इंडिया ने अभी तक प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेके अभी तक टोटल 4.8% कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो चलिए समझते हैं क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को डिटेल से। इसमें क्या क्या कन्वेंशन अभी तक हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको लेकर इमिशन ट्रेडिंग क्या है, कार्बन टैक्स क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या है, और इसके अगेंस्ट में जो भी टारगेट लिए हैं अलग अलग कंट्रीज, उनकी क्या स्टेटस है, सभी कुछ समझेंगे इस वीडियो में। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। एक रिसेंट रिसर्च पेपर जो कि नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ है, इस पेपर के ऑथर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए हुए रिसर्चर्स हैं। उन्होंने पब्लिश किया है कि यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर चेंज। इसमें वो इंक्लूड किए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशंस को आफ्टर 1850, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का समय है। इसमें उनका कहना है कि उनका फाइंडिंग है कि यूएस ने 17.3% कंट्रीब्यूट किया है, जबकि चाइना 12.3%। इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है 4.8% आया है उनके रिसर्च के अनुसार। तो जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि इंडिया का स्थान पूरे वर्ल्ड में 5वां है। अगर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज की बात किया जाए, यूएस फर्स्ट स्थान पे है, उसके बाद चाइना है, थर्ड पे रसिया, फिर ब्राजील, फिर इंडिया, इसके बाद इंडोनेशिया, जर्मनी, देन यूके, जापान एंड कनाडा। तो ये कुछ कंट्रीज है जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर इन क्लाइमेट चेंज है। आइए देखते हैं टेम्परेचर को, ग्राफ को। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का टेम्परेचर चेंज को लेकर, तो अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बेस लाइन जो कि 80 को जीरो कंसीडर किया जाए, तो अभी यह नेट टेम्परेचर में चेंज अगर 2020 की बात करें तो 0.89 डिग्री सेल्सियस है, और यह इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो कर रहा है। यह इंक्रीजिंग ट्रेंड वर्ल्ड लीडर के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा बन के उभरा है। तो अगर 84 की बात करें, तो वर्ल्ड की अगर टेम्परेचर का ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम समझे, तो ये ग्रे जो भी ब्राउन एरिया हम देख रहे हैं वो हायर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस है। और अगर -4 है जो कि ब्लू एरिया है, कंपेयर टू 80 का जो टेम्परेचर को अगर हम जीरो लेते हैं, तो मीन टेम्परेचर को, तो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ ही ऐसे एरिया थे जो कि अफ्रीका के कुछ रीजन थे, या फिर कुछ एशिया के रीजन थे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे पॉकेट्स थे जहाँ पे टेम्परेचर की इंक्रीज का सिचुएशन था। वही अगर हम अभी करंट सिचुएशन में देखें, तो यह ग्राफ कुछ इस ढंग से आया है। अभी हम बहुत जो जो अभी हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज इन टर्म बहुत ही सीवियर हुआ है। वर्ल्ड के कुछ प्लेसेस में यह एक कॉज ऑफ कंसर्न बनी हुई है, खास करके अटलांटिक, खास करके नॉर्थ पोल के रीजन में। तो क्लाइमेट चेंज एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है इन्वायरमेंट पे। ये सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और इकोनॉमी को। अगर हम समझे, तो जो टेम्परेचर राइज है वह एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को उत्पत्ति कर सकता है। इसके कारण ओशियन का एसिडिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज होता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, इसके कारण कि कुछ ओशियंस का एसिडिफिकेशन हो सकता है। टेम्परेचर राइज के कारण लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है। टेम्परेचर राइज के कारण फूड इंसिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट एंड चेंज इन वेदर पैटर्न। कुछ इलाके में फूड इंसिक्योरिटी, फूड शॉर्टेजेस, तो कुछ इलाके में फूड सरप्लस भी हो सकते हैं, जिसके कारण फूड इंसिक्योरिटी की कंडीशन बढ़ सकती है। सिमिलरली वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन बढ़ सकती है। इनके कारण अगर फूड और वाटर की कमी या इनसिक्योरिटी बढ़ती है, तो लोगों को माइग्रेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो सकता है और उनके जॉब लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसके कारण क्लाइमेट चेंज के कारण इनइक्वालिटीज बढ़ सकती है, वल्नरेबिलिटी एमंग द पॉपुलेशन बढ़ सकता है। इसलिए क्लाइमेट चेंज पे अभी एक्शन लेना एक बहुत ही जरूरी है, इससे पहले कि यह क्लाइमेट चेंज ज्यादा सीवियर हो जाए और इरिवर्सिबल डैमेज टू प्लेनेट कॉज कर दे। इसको देखते हुए बहुत सारे कन्वेंशंस हुए, बहुत सारे जो वर्ल्ड के
टॉप इकोनॉमीज है, जो ऊपर टॉप डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत सारे कन्वेंशंस किए जिसपे एक आम राय बनाई जा सके क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो इसमें अगर पहला कन्वेंशन है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका जो कि 1994 का है, इसका की ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो स्टेबलाइज ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर था, और यह जो ह्यूमन इंटरफेस विद द क्लाइमेट सिस्टम को डेंजरस लेवल तक ना हो उसको रोकना था। दूसरा इम्पोर्टेंट अगर एक कन्वेंशन की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में साइन हुआ था। यह इसका साइनिंग अगर बात किया जाए तो 1997 में हुआ था। यह डेवलप्ड कंट्रीज को बाइंड करता है कि वह ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करे बिलो देयर 1990s एमिशन। इसने एक सिस्टम स्टैब्लिश किया था जिसको इमिशन ट्रेडिंग कहते हैं, जिसके कंट्रीज को हेल्प करेगा टू मीट देयर इमिशन रिडक्शन टारगेट। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, उसके नीचे, मतलब कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो टेम्परेचर था उसके 2 डिग्री सेल्सियस तक ही ऊपर बढ़ सकता है, उससे बिलो ही रखने का कोशिश है। इसमें यह एक एफर्ट लोगों, इसमें कंट्रीज को यह एफर्ट डालना है कि वो टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस के बिलो रख सके। इसके अनुसार सभी कंट्री को एनडीसी मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट करना है टू आउटलाइन देयर क्लाइमेट गोल्स एंड एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एक साइन हुआ था 1987 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस था टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम लोग को पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही हाई पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन किया गया था। इसी प्रकार माराकेच एकॉर्ड साइन हुए थे जिसका मेन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल था। इसमें कुछ गाइडलाइन भी बताए गए थे जिसके द्वारा मेजरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरीफाइंग ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर रिमूवल किया जा सके। अब चलिए समझते हैं कुछ टर्म को डिटेल्स में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनडीसी। एनडीसी का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि हर कंट्री जो कि कन्वेंशन का सिग्नेचर थी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उनको एक कमिटमेंट सेट करना होगा और उनको वह कमिटमेंट सबमिट करना होगा टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एडेप्टिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन करना है और जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको इम्पैक्ट को कैसे एडेप्ट करेंगे उसको लेकर कुछ कमिटमेंट्स को आउटलाइन करना है और उनको सबमिट करना है। इस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अनुसार उस कंट्रीज को एफर्ट डालने हैं और सारे जो भी आउटलाइन और प्रोजेक्ट उसमें हाईलाइटेड किए गए, जो भी टारगेट लिए गए हैं उस पर वर्क करना है। हर कंट्री को आफ्टर एवरी 5 ईयर उस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अपडेट करना है, और इस तरह ताकि जो एम्बिशन लिया गया था पेरिस कन्वेंशन में कि वर्ल्ड के जो टेम्परेचर राइज है देन 80 जो भी लेवल है बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लेवल के 1.5 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखना है, उसको उस एम्बिशन को फुलफिल करते हुए टारगेट लेना है और उसको हर 5 इयर्स पे रिवाइज करना है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इमिशन ट्रेडिंग को है। इसमें यह एक मार्केट बेस्ड अप्रोच है। इसमें एक लिमिट सेट किया जाता है इमिशन का और उसको एलोकेट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के अनुसार। डिफरेंट कंट्रीज को यह लिमिट एलोकेट किया जाता है। जो कंट्री इसको अनयूटिलाइज रखती है, मतलब जो कंट्री का लिमिट खर्च नहीं होता है, वह अनयूटिलाइज्ड लिमिट को सेल कर सकते हैं वैसे कंट्रीज को जिन्होंने इसको एग्जॉस्ट कर दिया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह इमिशन को रिड्यूस करना है। जो कंट्री क्लीनर फ्यूल्स एंड बेटर एफिशिएंट मशीनरीज एंड इक्विपमेंट को यूज करके इमिशंस को कंट्रोल करती है, उनको यह इंकरेजमेंट मिलता है क्योंकि उनपे वो अपने अनयूज्ड जो इमिशंस के लिमिट है वो दूसरे कंट्री जिन्होंने इसको एग्जॉस्ट कर दिया उनको बेच सकते हैं। तो यह एक टाइप से इंसेंटिवाइज किया गया है क्लीनर
टेक्नोलॉजीज को इसके थ्रू। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कार्बन टैक्स का है। इसके यह एक टाइप से इन्वायरमेंटल टैक्स है जो कि कंपनी, इंडिविजुअल और बिजनेसेस पे लगाया जाता है टू रिड्यूस देयर कार्बन इमिशंस। इसमें ये कार्बन कंटेंट ऑफ फ्यूल के अनुसार लगाया जाता है कि सपोज जिस फ्यूल्स पे कार्बन कंटेंट हाई है उस पे ज्यादा कार्बन टैक्स लगाया जाएगा क्योंकि वह इन्वायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। इसका भी ऑब्जेक्टिव है टू इंसेंटिवाइज द क्लीनर प्रोसेस इन एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस अमंग कंपनीज एंड बिजनेसेस। इस कार्बन टैक्स से जो भी इनकम रिवेन्यू जनरेट होता है उसके थ्रू इस रिवेन्यू को इन्वेस्ट किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट में। कुछ कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने कार्बन टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। आइए समझते हैं अब कुछ कंट्रीज के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को। तो जो चार बिगर इकोनॉमीज है, जो चार मेजर कंट्रीज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में और एक मेजर से रखते हैं वर्ल्ड के डायरेक्शंस को, फ्यूचर को लेकर, उनकी क्या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए ने प्लेज किया है कि उनको अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस करेंगे बाय 50 to 52% ऑफ इट्स 2005 लेवल बाय 2030। यह कंट्री नेट जीरो इमिशन टारगेट किया है बाय 2050 और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू फोकस ऑन पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग और ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। अगर चाइना का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो चाइना प्लेज किया है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को पीक करेंगे 2030। इसके बाद यह डिक्रीज होना शुरू होगा और उनका अब टारगेट है कि बाई 2060 वह कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। कंट्री ने यह एक अपना गोल सेट किया है कि कैसे शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स को इंक्रीज किया जाए और जो फॉसिल फ्यूल है उसका कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस किया जाए। कंट्री का मेजर फोकस एरिया की अगर बात करें तो इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी, एक्सपैंडिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना है। अगर रसिया का बात करें तो रसिया ने प्लेज किया है कि वह अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशन 70 to 75% रिड्यूस करेंगे बाय 2030। मतलब कि यह 1990s के जो लेवल है उसके 70 to 75% उससे रिड्यूस करेंगे बाय 2030। कंट्री जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट सेकेंड हाफ ऑफ 21st सेंचुरी रखे हैं और इसका जो फोकस एरिया है वो है इंक्रीजिंग एनर्जी इफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंशन और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने प्लेज किया है कि यह इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी रिड्यूस करेंगे बाय 33 to 35% ऑफ इट्स 2005 लेवल बाय 2030। इंडिया का एक और भी कमिटमेंट है, इनका एक कमिटमेंट है कि यह जो भी इनका इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है उसका 40% यह नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से अचीव करेंगे बाय 2030। तो कंट्री का जो मेन फोकस एरिया है वह यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना। तो जैसा आप सबको पता होगा कि ट्रम्प ने पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया था। इसके कारण यूनाइटेड स्टेट के जो ये एनडीसी है वो बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद फिर से उन्होंने एक नया एनडीसी टारगेट लिए हैं जो कि है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 50 to 52% एट फ्रॉम इट्स 2005 लेवल। तो अभी इसमें देखना होगा कि आगे क्या इसमें वो टारगेट अचीव करते हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है अगर रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट में, और अभी यह रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। हालांकि यह इनका अभी भी कोल फायर्ड पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है और ये जिसके कारण एक कंसर्न बना हुआ है कि कंट्री जो है वो अपनी एनडीसी टारगेट मीट कर पाएगी या
मतलब कि इमिशन रिडक्शन गोल्स मीट कर पाएगी या नहीं। रसिया की भी बात करें तो इनमें भी जो डिपेंडेंस ऑन फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स है, खास करके ऑयल एंड गैस, उस पे डिपेंडेंस बड़ी है। तो एक कंसर्न रेज होता है कि इनका एबिलिटी टू अचीव द एनडीसी गोल। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में यह पॉजिटिव न्यूज लेकर आया है। इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव किया है इन एक्सपेंडिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। हालांकि अभी भी कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे डिपेंडेंस इंडिया की बनी हुई है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो टारगेट था इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी को रिड्यूस करना बाय 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल, वो लगभग 24% अचीव किया है। इंडिया हैज रिड्यूस्ड इट्स इमिशन इंटेंसिटी बाय 24% फ्रॉम 2005 लेवल, जो कि एक गुड न्यूज है। इंडिया ने 100 गीगावाट की एक कैपेसिटी इंस्टॉल की है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जो कि अभी 26% है ऑफ इट्स टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इंडिया एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस शो किया है एनडीसी टारगेट को मीट करने के लिए थ्रू सेवरल पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, उज्ज्वला योजना, इसके अलावा एनर्जी इफिशिएंट एलईडी लाइटिंग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और उजाला योजना। तो ये सब कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया जा सके ताकि इंडिया अपना एनडीसी टारगेट मीट करे। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पोटेंशियल आईएएस को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जाए, और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।